देखो आप जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो अपने कोले गवर्नर जनरल वाला खत्म करके उस तो बाद ਆਪਾਂ एक्ट स्टार्ट किए ने और ये जो एक्ट ने 1600 तो ठीक है 1600 तो ਆਪਾਂ स्टार्ट किए ने और कल ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ एक्ट कह लो कि 1773 ਦਾ एक्ट ਆਪਾਂ करना ਅੱਜ और इत्थों तक ਆਪਾਂ कंप्लीट ਜਿਹੜੇ ਸੀ कर ਲਏ ਸੀ तो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट तो ਆਪਾਂ ਇਹ टॉपिक ਜਿਹੜਾ है वो स्टार्ट करना है। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है तो ठीक है। गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। देखो अज अपने को जो एक्ट है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये एक्ट है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, काफी ज्यादा मतलब कह लो कि तुसी इंपॉर्टेंट एक्ट मन्निया जाता है क्योंकि ज्यादातर तुहाडी जिहड़ी हिस्ट्री है जो तुहाडा पॉलिटी वाला टॉपिक है इत्थों ही शुरू होंदा। देखो रेगुलेटिंग एक्ट की गल करिए इसनूं चार्टर 1773 का भी बोल देंदे ने, ठीक है। तो चार्टर 1773 का इतिहासिक पिछोकड़ की रहा, क्यों इस एक्ट नूं लिआंदा गया या क्यों इस एक्ट की जरूरत फील हुई। देखो आपां ये पढ़िया कि 1600 दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ठीक है। 1600 दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुंदी है अते इंडिया दे विच ये व्यापार करन आंदी है, ठीक है। और 1765 विच, ठीक है, 1765 विच ये अपने एक ट्रेड दे रूप नूं बदल के प्रशासनिक बॉडी दे रूप विच सामने आती है। मतलब ये 1765 तक अपना जिहड़ा सी वो शासक संस्था दे विच बदल जाती है। कहता वा 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ 1765 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1757 ਤੇ 1764 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। तो बक्सर की लड़ाई 1764 तो बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੰਟਰਫੇरेंस। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਕਰ ਸਕਦੀ। तो अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी देनी शुरू करती। जो अंदरूनी मामलों में दखलअंदाजी देनी शुरू करती तो इन्होंने कुछ ऐसिया पॉलिसीज लैके आंदियां जो दमनकारी सी, ऐसिया पॉलिसी लैके आंदियां जो दमनकारी पॉलिसियां सी। और इन दमनकारी पॉलिसियां करके की दिक्कत आई कि इंडियन लोग बहुत ज्यादा जेडे सीगे वो दुखी होना शुरू होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी होना शुरू होंगे। मतलब एक तरह नाल ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन लोगों ते शोषण करती पई है, ठीक है, शक्ति का शोषण हो गया कि 1765 तो लैके 72 के समय में सरकार की प्रणाली में द्वैध नजर आया, कमी नजर आई, एक प्रॉब्लम नजर आई जिथे कंपनी को अधिकार सी पर कोई जिम्मेवारी नहीं सी अते इसके भारतीय नुमाइंदियां को सारी जिम्मेवारी सी पर कोई अधिकार देखने नूं नहीं मिलता पिया सीगा, ठीक है। इसके नतीजे की हुए, इसके नतीजे हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी सीगे वो भ्रिष्ट हो जाते, ठीक है। बहुत ज्यादा मालिया इकट्ठा करन किसानी ते जुल्म होने लग्या। मैं तुहानूं दस्सिया कि इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा तंग किया जान लग गया। कंपनी का दिवालियापन निकल रहा सीगा जदों के जो कर्मचारी सीगे वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहे सी। मतलब किते ना किते ये रिश्वत का दौर भी चलता पिया सी, तोहफे लैन का दौर भी चलता पिया सीगा, जमीनां हड़पन का दौर भी चलता पिया सीगा। तो ये सारा कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी करती पई सी इंडिया दे विच। मतलब कहण दा भाव इंडिया दे विच जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी सीगे वो पूरी तरह भ्रिष्ट हो चुके सीगे, ठीक है। तो हुण इस जो दमनकारी नीतियां सी ईस्ट इंडिया कंपनी दियां, उन्हां दमनकारी नीतियां दा पता चलदा हैगा इंग्लैंड दे विच। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं इसका पता चलदा,
ठीक है। रूलिंग पार्टी ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो हुण होया कि ब्रिटिश सरकार दा जिहड़ा सीगा वो जवाब की रहा, मतलब ब्रिटिश सरकार ने की फैसला दिता कारोबार विच कुछ व्यवस्था लियाउण दे लई। ब्रिटिश सरकार ने कानूनां विच हौली हौली वाधा करके कंपनी नूं निजमत करन दा फैसला किया कि कंपनी जिहड़ी है वो अपने आप विच इन्नी ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करती पई है कि जो गलत है दमनकारी नीतियां दा प्रयोग करती पई है जो कि गलत है, तो उन्हां नूं किवें ना किवें कंट्रोल करना होएगा। किवें ना किवें कंट्रोल करन दे लई की कीता जा सकदा है, कंट्रोल करन दे लई की कीता जाएगा कि भाई कोई कानून लागू कर दो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ते लगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ते ही वो कानून जिहड़ा लगे। तो इन्हां सारे हालातां नूं देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी नूं निजमत करन दा फैसला लिया ਅਤੇ ब्रिटिश सरकार ਵੱਲੋਂ कंपनी नूं निजमत करन लई सरकार दा पहला कदम साबित होया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो क्वेश्चन ये आंदा है कि भी ब्रिटिश गवर्नमेंट दा ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कंट्रोल करन दा पहला जिहड़ा सीगा वो कदम की सीगा, तां ओ सीगा जी अपने कोले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो ये पॉइंट तुसी याद रखना है। हुण आपां पिछोकड़ देख लिया कि एक्चुअल दे विच रेगुलेटिंग एक्ट आउण दे पिछे कारण की रहा, क्यों ये रेगुलेटिंग एक्ट जिहड़ा सीगा ओह लिआंदा गया सीगा। हुण आपां रेगुलेटिंग एक्ट नूं जिहड़ा हैगा वो डिस्कस करदे हां। देखो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 दा जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किवें पेश किया गया, क्योंकि तुहानू सब नू पता है कि आपां अपने इंडिया विच जो कानून बनाया जाता है वो भी ब्रिटिश दे ही कॉन्सैप्ट तो आपां लिता है। अपने इंडिया विच भी जिस तरह कानून बनता है सेम उस तरह ही ब्रिटिश दे विच भी कानून बनाया जाता है। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनया तो उस समय ब्रिटिश पार्लीमेंट विच इस नू पेश किया गया 18 मई 1773 दे विच। फिर 10 जून 1773 दे विच कॉमन सदन ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 19 ਜੂਨ 1773 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो कॉमन सदन ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 18 ਮਈ 1773। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ओपोजिट पार्टी या अखबारों में बहुत सारिया न्यूज़ आईया और रूलिंग पार्टी बदनाम हो रही है, ब्रिटिश बदनाम हो रहा है कि भी तुहाडी जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में काफ़ी दमनकारी नीतियां लैके आ रही है। तो इस रूलिंग पार्टी के उस समय दे जो PMC लॉर्ड नॉर्थ उन्होंने की किया 1772 दे विच एक कमेटी बनाई, 1772 दे विच एक कमेटी बनाई और इस कमेटी नूं इंडिया भेजा गया कि ये चेक करेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाकई ही भी जो ये गल्लां हो रही हैं वो वाकई सच ने या झूठ ने। तो ये एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अगवाई हेठ बनी कमेटी जिसका गठन 1772 विच होया ते आधारित सी और रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार वालों ईस्ट इंडिया कंपनी ते कंट्रोल करने लई चुकिया गया पहला कदम भी मन्निया जाता। इत्थे ही जिहड़ी सीगी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। जदों इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उस कमेटी ने कहा कि हाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया विच काफी दमनकारी नीतियां का इस्तेमाल करती पई है जिस करके इंडियन लोग बहुत ज्यादा परेशान। ठीक है, यही कारण सीगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जिहड़ा सीगा वो लागू किया गया और इस रेगुलेटिंग एक्ट नूं 1773 विच लिआंदा। 1772 विच कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार ते ही 1773 दा एक रेगुलेटिंग एक्ट जिहड़ा सीगा वो लिआंदा गया। हुण ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का अहुदा बदल के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का अहुदा बदल के गवर्नर जनरल कर दिता गया। ठीक है, और उसकी सहायता लई 4 मैंबरों की एक कार्यकारी कौंसल भी बना दी गई। तो पहला तो गवर्नर का अहुदा चेंज हो गया, फिर एक कौंसल बना दी गई जिहदे 4 मैंबर रहे। ठीक है, सॉरी ये चीज छड्ड दो, इसदी विच गल करो कि जो एक कौंसल सीगी उसदे किन्ने मैंबर सीगे। तो इत्थे जिहड़ी आपां चीज देखनी है, एक सी फिलिप फ्रांसिस, एक सीगा क्लेवरिंग, एक सीगे रिचर्ड बारवेल और एक सीगे अपने कोले जॉर्ज मॉनसन। ठीक है, तो 1 2 3 अते 4
तो ये टोटल 4 मैंबर सी। आ जिहड़े बाद च पढ़ांगे। तो टोटल ये 4 मैंबर सीगे। ये पॉइंट याद रखना किहदे बई कौंसल दे। तो 4 मैंबर जिहड़े सीगे वो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कौंसल बनाई गई सी। उसदे ये मैंबर अपॉइंट जिहड़े सीगे वो कीते गए सी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर तुहानू पूछ लें तो वो लॉर्ड वॉन हेस्टिंग बनेगा और बंबई और मद्रास के गवर्नर हुण बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम भी करनगे। बंबई और मद्रास दे विच जो गवर्नर सीगे क्योंकि 3 प्रेजिडेंसियां सी ना, वो जिहड़ियां 2 प्रेजिडेंसियां दे गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जिहड़ा है वो काम भी करनगे। हुण इस एक्ट के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि इस एक्ट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम दे विच खोली गई। कुल इसके 4 जज सी। मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होंदी है 1773 के एक्ट द्वारा 1774 दे विच हुई। 1774 दे विच हुई। और इस एक्ट दे विच होया कि भाई इस एक्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट आई, इस सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बनाए गए। इस सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बनाए गए। एक मेन जज बनाया गया सर एलजे एम्पे और 3 अदर जज बनाए गए चैंबर लिमिस्टर हाइट। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों ते रोक लगाई गई कि वो ना तो प्राइवेट काम कर सकते ने अते ना ही रिश्वत लै सकते ने। मतलब हुण जो दमनकारी नीतियां सीगियां जो मतलब कर्मचारी भ्रिष्ट हो चुके सी उन्हां ते रोक लगाना तय हो गया और इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा रोक लगाई जान लगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों ते ये रोक लगाई कि ना तो वो प्राइवेट काम करेंगे क्योंकि ये जो क्लर्क सीगे ये प्राइवेट बिजनेस करते सी उस तो प्रॉफिट लेंदे सीगे और अपना पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी दे विच ही इन्वॉल्व कर दिंदे सीगे और शेयर होल्डर बन जाते। और दूजा रिश्वत लेंदे सीगे, तोहफे लेंदे सी, तोहफे लेना, रिश्वत लेना, तो इस तरह दी चीजें करते सी। लेकिन इत्थे इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इस चीज ते रोक लगाई गई। ठीक है। और यह भी कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है वो भारतीयों दी धार्मिक और समाजिक कामों के विच दखलअंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब गैर दखलअंदाजी की जिहड़ी नीति बंद कर दी गई सी वो दोबारा इस एक्ट के द्वारा शुरू कर दी गई। क्लियर। इस एक्ट द्वारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी आपां गल कीती है ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और इहदे विच ही गवर्नर ਅਤੇ शेयर होल्डर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो सी 24 मैंबरी ये हर साल का लेखा जोखा ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सैकटरी ऑफ स्टेट नूं देवेगा। मतलब हुण ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जिन्ना भी लेखा जोखा होएगा जो पूरे साल का ऑडिट होएगा उहदी पूरी दी पूरी रिपोर्ट जिहड़ी है वो सैकटरी ऑफ स्टेट नूं प्रोवाइड करवावेगा। क्लियर। तो इथों तक आई थिंक तुहानू समझ आ गया होएगा। ये स्लाइड पूरी पूरी कंप्लीट हो गई है। आगे चलते हुण इस दे विच ही इस एक्ट के द्वारा मतलब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट सीगा इस रेगुलेटिंग एक्ट तो बाद रेगुलेटिंग एक्ट तो बाद एक होर एक्ट आया ये है एक्ट ऑफ सैटलमेंट। इस नू एक्ट ऑफ सैटलमेंट भी बोल दिंदे ने और इस नू सोध एक्ट भी बोल दिंदे ने, अमेंडिंग एक्ट भी बोल दिंदे ने। तो 1781 का इस सैटलमेंट एक्ट अमेंडिंग एक्ट आया और इस एक्ट के द्वारा की होया कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट सी 1773 का इहदे विच कुछ चेंजेस कीतियां गईयां, कुछ चेंज किया गया। ठीक है। और इस एक्ट नू सोध एक्ट के नाम नाल भी जानिया गया क्योंकि ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 विच सोध के रूप में आया सी। ठीक है। और इस एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता विच स्थापित की गई सी दियां शक्तियां नू सूचीबद्ध करता। आप सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवा के आए हैं, आप देख के आए हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई लेकिन इसकी पावर नू डिफाइन नहीं किया गया सी। इसकी पावर नू डिफाइन नहीं किया गया सीगा कि इहदे कोले किस तरह दी पावर्स होणियां। लेकिन ये जो अमेंडिंग एक्ट आया 1781 इस एक्ट द्वारा ठीक है की कर दिता गया पावर्स नू डिफाइन कर दिता गया कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इन्ना इन्ना काम करेगी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ नहीं होएगी। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। और इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों ते सख्ती करते हुए कहा गया कि अगर वो भारतीय लोगों दी धार्मिक और समाजिक कामों विच दखलअंदाजी करनगे तो उन्होंने बर्खास्त भी कर दिता गया। रेगुलेटिंग एक्ट च कहा गया ना रोक लगाती कि भी तुसी ये काम नहीं करना लेकिन वो हटे नहीं।
तो जो अमेंडिंग एक्ट आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी सख्ती करते हुए ਇਹ किया गया कि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर कोई इस तरह का व्यक्ति मतलब फड़िया भी जाता है तो उसनों ईस्ट इंडिया कंपनी तो हटा के मतलब उसनों उसकी पोस्ट तो हटा के उसनों वापस भेज दिता जाएगा, उसनों बर्खास्त कर दिता जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट तुसी याद रखना। रेगुलेटिंग एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट तो बाद एक एक्ट आया जिसनों बोलते ने एक्ट ऑफ सैटलमेंट। ਆਪਾਂ एक एक्ट होर करते हैं इस दे विच ही, और ये भी एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और इस एक्ट का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। हालांकि इस नूं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि उस समय 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ जो इंग्लैंड ਦੇ पीएम बने वो सीगे विलियम पिट्स। जो इंग्लैंड दे पीएम बने वो सी विलियम पिट्स। तो विलियम पिट्स दे अंडर ये ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि एक एक्ट बनया, और इस एक्ट दे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बोर्ड बनाया गया जिन्हों बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया क्यों? एक पॉइंट याद रखियो, जदों ही कोई न्यू एक्ट आएगा वो इस करके आएगा क्योंकि पुराने एक्ट विच कमियां सी। तो पुराने एक्ट विच कमियां सी, इस करके नवा एक्ट लैके आंदा, और ये सीगा 1784 दा पिट्स इंडिया एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दे सोध दे रूप विच ये एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट दियां अगर मुख विशेषतावां दी गल करां तो इस दे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन वर्क किया गया वो सीगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सी ये 6 मैंबरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल सी। ठीक है? ये 6 मैंबरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल सी, और ये किसनों कंट्रोल करेगा? तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नु कंट्रोल करेगा। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ते निगरानी रखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की अगर गल करिए तो इसका इतिहासिक पिछोकड़ की रहा, बैकग्राउंड की रही है इसकी। तो देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नु निजमत करन तो बाद, ठीक है, 1781 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਮੇਟੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है। मराठा युद्ध के कारणों की गुप्त कमेटी द्वारा जांच की गई सी। ठीक है? ये जो पॉइंट है इन्हों तुम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि अगे जाके तुम पढ़ने तो इन्ना डीप जाते भी नहीं हो। कंपनी के डायरेक्टर ने मन्निया कि युद्ध के कारण काफी नुकसान होया। जो ये युद्ध होया मराठा युद्ध जो होया सी, एंग्लो मराठा युद्ध होए उन्हां करके काफी नुकसान होया और राज नूं मिलियन पाउंड्स के करजे हेठ दबा दिता गया सी। पिट्स इंडिया एक्ट ने एक प्रणाली की स्थापना की जिस विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ਅਤੇ ब्रिटिश सरकार ने भारत का नियंत्रण साझा किया। ठीक है? पिट्स इंडिया एक्ट ने एक सिस्टम की स्थापना की जिस विच ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ਅਤੇ ब्रिटिश सरकार दोनों ने भारत का नियंत्रण साझा किया कि मतलब इस समय भारत जिन्नी के ईस्ट इंडिया कंपनी दियां जो प्रोविंसेस सीगियां, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी दे अंडर प्रोविंसेस सीगियां जिन्हां ते कंट्रोल किया जा रहा सी ईस्ट इंडिया कंपनी दा, हुण वो किस दे नाम ते बोलन लग गया? वो ब्रिटिश सरकार दे नाम ते बोलन लग गया। इन्हां नूं ये काम करना भी पैना सी इस करके क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखिया होया है कि भाई उस दे विच लिखिया होया है कि भाई अगर मतलब कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट संस्था जिहड़ी हैगी है, ठीक है, वो किसी भी दूसरी कंपनी ते कोई कंट्रोल नहीं करेगी, कोई दूसरी कंपनी ते कंट्रोल नहीं करेगी। ये पॉइंट तुसी याद रखना। ठीक है? तो ये तब्दीलियां 1858 तक फिर रेगुलर जड़ियां सीगियां वो चलदियां रहियां सी। 1784 ਦੇ पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ठीक है? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मैंबर किन्ने सीगे? मेन मैंबर तुसी याद रखने ने जो इसके मेन 6 अधिकारी सी, होर भी सीगे जो आपां पढ़ांगे। एक खजाने का चांसलर हुंदा सीगा, राज का सकत्तर इस दे विच शामिल हुंदा सी, राज द्वारा नियुक्त किए जाते सी 6 मैंबर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और 4 प्रीवी काउंसलर शामिल हुंदे सीगे। राज के सकत्तर ਨੂੰ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान वजों नियुक्त किया गया सीगा, ये भी याद रख लियो, और कंपनी की नुमाइंदगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता पिया सीगा और ब्रिटिश सरकार की नुमाइंदगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता पिया सी। मतलब कंपनी का
कंपनी की प्रशासनिक बॉडी कौन सी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ते कौन कंट्रोल करता पिया सी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सी वो किसकी नुमाइंदगी करते पे सी? ब्रिटिश सरकार की नुमाइंदगी करते पे सी। ठीक है, तो ये पॉइंट तुसी याद रखना है। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। तो इतने उन्होंने कहता कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिसर ग्रेड होएगा या कोई भी है सिविल सर्वेंट है या कुछ भी है जिवें गवर्नर जनरल है या उन्होंने तो निचलियां पदवियां, वो अपनी पूरी दी पूरी संपत्ति दा जायजा जिहड़ा सीगा वो देणगे, जिहदे विच वो ब्रिटिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੋਏਗੀ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ 4 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 1 ਮੈਂਬਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਜ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ तो किस ਦੇ ਵਿੱਚ? तो ਪੀਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 1786 ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਸੀ, तो ਇਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ। 1786 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।